नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव देखने को मिला। पहले कृषि बिल बिना चर्चा पास करवाने को लेकर और फिर 12 सांसदों के निलंबन को लेकर। राज्यसभा के अब तक के इतिहास में कहा जा रहा है इतने सांसदों को सजा अब तक नहीं दी गई है। दरअसल अगस्त में जब मानसून सत्र चल रहा था तब हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ इस सत्र में कार्रवाई की गई है और विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये निलंबन पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। उनका कहना है कि सदस्य को सत्र के बाकी बचे समय के लिए निलंबित किया जाता है और मानसून सत्र 11 अगस्त को ही खत्म हो गया था। ऐसे में इस सत्र में निलंबन करना गलत है। यहाँ तक कि पूरे सत्र के बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं विपक्षी सांसद। वहीं अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अगर अपने बर्ताव के लिए सांसद माफी मांगे तो निलंबन वापसी पर विचार हो सकता है। जो बदतमीजी का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था, उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मूव किया। प्रस्ताव मूव करने से जब उनको पता चला, लीडर ऑफ अपोजिशन हमसे और माननीय पीयूष गोयल जी से बात किया, तब भी हम उनको कहा आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। तमाम रूल बता रहे हैं कि जब आपने तथाकथित अनरूली बिहेवियर के बारे में बात की, उस सेशन के लिए सस्पेंशन होना चाहिए था। मॉनसून सेशन की बात को लेकर के आप विंटर सेशन में आते हैं सिर्फ इसलिए आपने आज ये किया कि किसान कानूनों की वापसी के कारण आपके पूरा का पूरा आपका मनसा वाचा करना है वो डिमोरलाइज था और उसके बरक्स उसको कवर करने के लिए आपने ये किया। कल पूरा विपक्ष सरकार से मांग करेगा इस फैसले को पर पुनर्विचार हो, और क्योंकि ये तर्क संगत भी नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभवतः पूरा विपक्ष पूरे सत्र का बहिष्कार करे। किसी तरीके से डिस्कशन नहीं चाहते, क्योंकि अगर डिस्कशन करेंगे तो इनको मालूम है कि जनता सुनेगी, देखेगी कि इनकी मानसिकता क्या है, मंशा क्या है। ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले ही नहीं, और आरोप लगाएंगे विपक्ष के कि विपक्ष नहीं चलना देती। क्यों? अगर ये चाहते थे कि पार्लियामेंट चले तो डिस्कशन करवाते हैं। इनको मालूम है नहीं डिस्कशन कराएंगे तो विपक्ष बोलेगा कि आप डिस्कशन करवाइए, और जैसे वो निलंबित करेंगे तो विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट नहीं चलेगी। फिर ये विपक्ष पे ऊपर आरोप लगाएंगे कि आपकी वजह से पार्लियामेंट नहीं चल रही। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि ये खुद नहीं चाहते कि पार्लियामेंट चले। तो फिलहाल निलंबन का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। आज विपक्षी पार्टियां निलंबन को लेकर आगे की रणनीति के लिए बैठक भी करेंगी। उधर कृषि कानून की वापसी का जो बिल है वो सोमवार को संसद के दोनों सदनों में बिना चर्चा करवाए पास हो गया। कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने यह आरोप लगाया कि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से कानून लाए गए थे उससे भी खराब तरीका था कानूनों की वापसी का। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन 12 सांसदों की जो राज्यसभा से निलंबित किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के सांसद हैं। उसके अलावा सीपीआई के बिनोय विश्वम भी हैं और राजामणि भी हैं। इसके अलावा टीएमसी के सांसद और शिवसेना की सांसद भी हैं इसमें। तीनों कृषि कानून को एक साथ रद्द करने के लिए लाए गए द फार्म लॉज रिपील बिल इस हंगामे के बीच राज्यसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी सांसद रिपील बिल पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। हम आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। 61 से लेकर 2020 तक कम से कम 17 बिलों के ऊपर
ये चर्चा हुई है, चर्चा होने के बाद फिर पास हो गया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नया कोई प्रथा हम नहीं डाल रहे, इस सदन में पहले जो हुआ है उसी के तहत वो करना चाहिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। इससे पहले महज 4 मिनट के अंदर लोकसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 12:06 पर बिल पेश किया और हंगामे के बीच 4 मिनट में ही पास भी हो गया। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कृषि कानून की वापसी तो हो गई, पर विपक्ष की शिकायत है कि चर्चा नहीं हुई। यही नहीं, किसानों से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं जिस पर फैसला होना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार और विपक्षी पार्टियां आमने सामने ही है। सरकार ये बताए कि जिस समय किसान मांग कर रहे थे ये कानून वापस हों, उस समय भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट था कि किसानों के हक में ये कानून बने, और आज जब तीनों कानून वापस ले लिए फिर कह रहे हैं कि किसानों के हक में फैसला लिया है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इन 3 कानूनों को जो वापस लिया है वो क्या उनके हक में लिया है, और पहले लागू किए थे क्या हक में लागू किए थे। मेन मुद्दा है किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आज तक लिखित गारंटी ये सरकार नहीं दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी ये तो कभी हुआ ही नहीं है देश के हिस्ट्री में, एक प्रधानमंत्री टेलीवाइज एड्रेस में कह दे कि हम वापस ले रहे हैं और तब भी लोग वापस घर नहीं जा रहे। अभी भी वो बोले कि हमको, तो ये पूरा चर्चा होना चाहिए और ऑपोजिशन को जो अपने बात रखना है वो अलाउ कीजिए। I move the following. That this house take the cognizance and strongly condemns. राज्यसभा में ये बिल पारित होने के करीब 1 घंटे बाद ही संसदीय कार्य मंत्री ने पिछले मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने वाले 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव भी रख दिया। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति ने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का ऐलान कर दिया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। निलंबित सांसदों में 6 कांग्रेस, 2 शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस और 1 सीपीएम और सीपीआई के हैं। विपक्ष निलंबन के खिलाफ अब लामबंद होने की तैयारी कर रहा है। चेयरमैन श्री अलारम करीम सीपीएम, श्रीमती फूला देवी नेताम आईएनसी, श्रीमती छाया वर्मा आईएनसी, श्री रिपुन बोरा आईएनसी, श्री विनय विश्वम सीपीआई, श्री राजमणि पटेल आईएनसी, मिस डोला सेन आईटीसी, श्रीमती शांता छेत्री आईटीसी, श्री सैयद नासिर हुसैन आईएनसी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना, श्री अनिल देसाई शिवसेना एंड श्री अखिलेश प्रसाद सिंह आईएनसी आर सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट सेशन। ये तो सीधा प्रजातंत्र की हत्या और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फैसला को मैं मानता हूँ और अप्रजातांत्रिक। मार्शल तक के साथ उन्होंने मारपीट की, चेयरमैन के पर कागज फेंके गए, माइक तोड़े गए, यानी इतनी अराजकता की स्थिति पैदा कर दिया था उन्होंने। और तो उस दिन की घटना के आलोक में इन पर कार्रवाई की गई है। और साल भर से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए 29 नवंबर का दिन ऐतिहासिक रहा। किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरी हुई, कृषि कानून वापस ले लिए गए। बिल की वापसी होते ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान इसे अपनी बड़ी जीत तो बता रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना यह है कि एमएसपी के मुद्दे अभी बाकी हैं और अब 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें बाकी मांगों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। Against with me say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. कृषि कानून बिल पास होते होते ही सिंघू बॉर्डर का नजारा बदल गया। किसानों ने जमकर भंगड़ा किया और मिठाइयां बांटी। बहुत बड़ा दिन है, लेकिन लड़ाई आधी है। जोश बढ़ दिया है, लड़ने का जोश बढ़ दिया है। अब और लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पूरे देश को एमएसपी दिलाएंगे। ये साडी मेहनत का नतीजा है। अभी किलो दिहाड़ी च मिट्टी खाधी आ रहे, धूड़ उड़ के मुंह च पैंदी रही आ। किसान नेताओं ने कहा कि अब किसानों से पंगा कोई नहीं लेगा। उम्मीद है कि सरकार जो बाकी मांगे हैं उन्हें भी पूरा करेगी। सबसे बड़ा सवाल है एमएसपी का, क्योंकि किसान ने पहले दिन से कहा था सरकार को कि भाई जो आप हमें दे रहे हैं, आप जो जबरदस्ती की गिफ्ट हमें दे रहे हैं वो तो आप वापस ले लीजिए और इसके बदले आप हमें वो गिफ्ट दीजिए जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं, यानी कि एमएसपी।
उस पे सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग हुई, जिसमें अधिकतर किसान संगठन अब घर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि आखिरी फैसला 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में होगा। पुलिस केसेस के मामले में क्लियर कट डायरेक्शन होम मिनिस्ट्री से स्टेट्स गवर्नमेंट को जानी चाहिए और जो उनके अंदर है, सेंटर के अंडर है, वो केसेस विड्रॉ करने का उन्हें ऐलान करना चाहिए। तो लगभग ये आंदोलन जीत दर्ज कर चुका है। 1 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद आपसे फिर मुखातब हो। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान खुश दिखे। केंद्र सरकार ने कृषि बिल औपचारिक रूप से वापस ले लिए हैं। किसानों और किसान आंदोलन के लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि उनके और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके समाधान के लिए जरूरी है कि सरकार बातचीत करे, लेकिन अभी तक सरकार बातचीत फिलहाल नहीं कर रही है। आगे एमएसपी है, फसलों के वाजिब दाम है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, सीड बिल है, ये सारे सवाल है। और आगे तो आगे होगा किस तरह से? ये जब भारत सरकार बैठेगी, कहीं मिलेगी तो होगा शुरुआत। मतलब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्योंकि वो मिल नहीं रही सरकार। मतलब अभी सरकार ने आपको अप्रोच ही नहीं किया बातचीत के लिए? ना, अभी नहीं करा। तो फिर तो मसला सुलझेगा ही नहीं अगर ना, अभी तो नहीं सुलझा। ऐसे कहाँ सुलझ रहा मसला? संसद के दोनों सदनों में कृषि वापसी कानून बिल पास होने के बाद सभी किसान खुश हैं और अधिकतर लोग घर जाने को तैयार हैं। लेकिन अब 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। सिंगू बॉर्डर से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। अलग अलग देशों में नए वेरिएंट के करीब 160 मामले अब तक रिपोर्ट हुए हैं। भारत में फिलहाल इसकी मौजूदगी नहीं है, पर एहतियातन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों को लेकर ट्रैवल गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है। 4 दिन पहले सामने आया कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अलग अलग देशों में तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक दक्षिण अफ्रीका में 99 मामले, हांगकांग में 25, नीदरलैंड में 13, बोत्सवाना में 6, ब्रिटेन में 3, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम में 2-2 मामले और इजराइल, चेक गणराज्य, इटली, जर्मनी में 1-1 मामले रिपोर्ट हुए हैं। खतरे को देखते हुए भारत ने विदेशी यात्रियों को लेकर 1 दिसंबर से गाइडलाइन में बदलाव किया है। इसके तहत एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन के तहत यात्रियों को 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री डालनी होगी, 72 घंटे तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी और खतरे वाले देशों की सूची के तहत आने वाले देशों के सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाना होगा। जो बाकी देशों से आ रहे हैं उनमें से रैंडमली 5% यात्रियों का टेस्ट एयरपोर्ट पर करवाया जाएगा। गवर्नमेंट स्टेप ले रही है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जो भी आ रहे हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करी जाए और ख़ास तौर पे कुछ एट रिस्क कंट्रीज डिसाइड किए गए हैं, उनमें 100% लोगों की जांच की जाएगी, जिससे कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं अगर वो कहीं वेरिएंट ला रहे हैं तो उनको भी पहचाना जा सके। जो राज्य टेस्टिंग में पिछड़ रहे हैं उन्हें टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट करने वाले देशों के आंकड़ों और मरीजों की स्थिति का विश्लेषण कर रहा है। अब तक शरीर दर्द और माइल्ड इन्फेक्शन की शिकायत वाले मरीजों की तादाद ही ज्यादा है। ओमिक्रॉन की वास्तविक स्थिति तक पहुंचने में हफ्ते से 10 दिनों का वक्त लग सकता है, लेकिन ये साफ है कि ये वेरिएंट सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से नहीं फैला, बल्कि इसकी मौजूदगी मूल रूप से दुनिया के और बाकी कई देशों में भी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और WHO भी लगातार नजर बनाए हुए है इस नए वेरिएंट पर लेकर और अपनी नई गाइडलाइंस जो उसको लेकर जानकारी आ रही है वो भी साझा कर रहा है। तो WHO ने यहाँ पर कहा है कि दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और अगर इस वेरिएंट से कोरोना संक्रमण तेज हुआ तो नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि अब तक इस वेरिएंट से एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है और राहत की बात यह है कि RT-PCR टेस्ट से ये डिटेक्ट हो सकता है। वैक्सीन पर नए वेरिएंट के असर का अभी अध्ययन कर रहा है WHO और तमाम जो मेडिकल फोरम्स हैं, तो ये साफ नहीं है कि ओमिक्रॉन के लक्षण अलग हैं या नहीं है और नया वेरिएंट ज़्यादा गंभीर है या नहीं ये भी अभी साफ नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में मरीज बढ़े हैं, लेकिन सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह से बढ़े हैं ऐसा नहीं है। कम उम्र के लोगों में हल्के लक्षण वहां पर दक्षिण अफ्रीका में देखे गए हैं।
उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में प्रयागराज से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बिहार का सॉल्वर संजय कुमार भी शामिल है। गैंग का सरगना सोनू समेत 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश एसटीएफ और पुलिस कर रही है। खबरों के मुताबिक 1 लाख रुपए में सौदा ये तय हुआ था। इनके कब्जे से 5 खाली चेक, 20 अंक पत्र, 6 प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र सहित कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो टीईटी इम्तिहान का पर्चा लीक कराने में यूपी और बिहार के गैंग्स शामिल हैं, जिन्होंने इम्तिहान के पर्चे के लिए बनाई जाने वाली कस्टडी चेन की खामियों का फायदा उठाकर इस पेपर को लीक करवाया। इसे 5-5 लाख रुपए में बेचा गया। यूपी में 2017 से अब तक करीब 1 दर्जन बार बड़े भर्ती इम्तिहानों के पर्चे लीक हो चुके हैं और इस मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इन लोगों को पकड़ने के बाद कुछ हद तक इस पर्चा लीक के मामले में कमी आएगी। देश के कोने कोने से इम्तिहान देने यूपी आए 20 लाख लोग पर्चा लीक होने के बाद कुछ आंसुओं से रोए तो कुछ का दिल रोता रहा। प्रयागराज की इसी इमारत से तय होता है कि पर्चा कौन बनाएगा, क्या बनेगा, कौन सी एजेंसी उन्हें जिलों में पहुंचाएगी। पर्चा बनने से ट्रेजरी तक पहुंचने तक के बीच की चेन में सेंध लगा के यह लीक किया गया। इसीलिए अब इससे जुड़े अफसर एसटीएफ की जांच के दायरे में हैं। बाकी हमारे जो प्राधिकारी हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं प्रयागराज में, वैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत है और ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो प्रश्न पत्र सेट कराएं, एजेंसी का चयन कराएं और फिर उसको जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाएं। ट्रेजरी से फिर व्यवस्था होती है कि परीक्षा वाले दिन सुबह ट्रेजरी से निकाल करके वो परीक्षा केंद्रों पे ले जाया जाता है। श्वेता मिश्रा जयपुर से 750 किलोमीटर सफर तय कर इम्तिहान देने प्रयागराज आई थी। इम्तिहान देने के बाद पता चला कि पर्चा लीक हो गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये तो हर बार नहीं कर सकते ना कि आप इतने टाइम पे परीक्षा लो और कैंसिल कर दो। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वैकेंसी ही आती रहती है। वैकेंसी आने का चांस था कि हाँ वैकेंसी आएगी। अत्रि मुनि तो बिहार से आए थे इम्तिहान देने, फिर बिहार वापस जा रहे हैं। अब अगले इम्तिहान के लिए फिर तैयारी में जुटेंगे। पहले तो कुछ समय तक हद तक सही था, लेकिन अब तो हर परीक्षाएं में ही कुछ न कुछ मामला नकल, साइबर क्राइम के चलते वायरल, ये वो तमाम तरह की घटनाएं आ जा रही हैं। अब आदमी क्या करे, अब तो सरकार इसमें दोषी ही है, सर्वे सर्वा दोषी है। यूपी एसटीएफ ने करीब आधा दर्जन जिलों से इस मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पे और जगह दबिशें जारी हैं। इनमें लखनऊ में सचिवालय का एक कर्मचारी और प्रयागराज का एक टीचर भी शामिल है। इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं और इसमें 2 तरह से चीजें की जाती हैं। या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के यह परीक्षाएं दी जाती हैं। यूपी में लंबे वक्त से तमाम छोटे बड़े इम्तिहानों और भर्ती इम्तिहानों के पर्चे लीक होते रहे हैं। इनमें सीपीएमटी से लेकर ट्यूबवेल ऑपरेटर तक के पर्चे शामिल हैं। 2017 से अब तक करीब 1 दर्जन बार पर्चे लीक हो चुके हैं। 2017 में सब इंस्पेक्टर भर्ती का पर्चा, 2018 में यूपी लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड का पर्चा, 2018 में पीसीएस मेंस इम्तिहान का पर्चा, 2018 में पावर कॉरपोरेशन में भर्ती का पर्चा, 2018 में पुलिस भर्ती इम्तिहान का पर्चा, 2018 में अधीनस्थ सेवा भर्ती का पर्चा, 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रमोशन इम्तिहान का पर्चा, 2018 में ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती का पर्चा, 2018 में सिपाही भर्ती इम्तिहान का पर्चा और अब 2021 में टीटी इम्तिहान का पर्चा। विपक्ष इसे लेकर सरकार पे हमलावर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कुछ लोगों की करतूतों से 20 लाख लोग रो दिए और ये पर्चा लीक होने की घटनाएं बार बार होती हैं। यूपी के बेरोजगारों को इंसाफ दिलाने के लिए इस सिस्टम का ठीक होना बेइंतहा जरूरी है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता,
और विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो पराग अग्रवाल अब ट्विटर की कमान संभालेंगे। उनके बारे में कुछ और बातें आपको बताते हैं। भारतीय मूल के हैं पराग अग्रवाल, अब तक ये बात सब जान चुके हैं। निदेशक मंडल से एक मत से उन्हें चुना गया है। 2011 में उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था और 2017 में ट्विटर का CTO का पद उन्होंने संभाला था। IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की डिग्री उन्होंने ली है और कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD भी उन्होंने ली है। माइक्रोसॉफ्ट और याहू में भी पराग अग्रवाल पहले काम कर चुके हैं। और ट्विटर की CEO नियुक्त किए जाने के बाद पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर जैक डॉर्सी के प्रति आभार जताया। उन्होंने लिखा कि अपनी नियुक्ति को लेकर काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं और खुश हैं। विश्वास और समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया।